नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को। जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। तो पिछले वाले वीडियो में अपने कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा की थी। तो आज अपन पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में, ठीक है ना। भील जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भील जो जनजाति है इसकी उत्पत्ति, यानी कि जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील से हुई है। किससे हुई है? भील शब्द यानी कि द्रविड़ द्रविड़ जो भाषा है इसके भील शब्द से हुई है। याद रखना दोस्तों, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। भील शब्द का अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। यहां तक समझ में आ गया ना। यानी कि जो भील शब्द है, भील शब्द द्रविड़ भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान, ठीक है ना। अब बात करें भील जनजाति भारत में सर्वाधिक, जैसे अपन राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में यह सबसे प्राचीनतम जनजाति है। यानी कि भील जो जनजाति है यह राजस्थान की क्या है? सबसे प्राचीनतम जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें अपन, यानी कि जो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे प्राचीनतम जनजाति है। यानी कि जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति होगी मेड़ा जनजाति। कौन सी जनजाति होगी? राजस्थान की सबसे बड़ी मेड़ा जनजाति। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? भील। और सबसे प्राचीनतम जनजाति है। अब बात करें जो भील जनजाति है, इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। क्या कहा है? वन पुत्र। जबकि अपने हीराचंद ओझा हुए हैं, उन्होंने भीलों को आदिवासी अनार्य कहा है। जो हीराचंद ओझा था, हीराचंद ओझा अपने राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं, हीराचंद ओझा, उन्होंने कहा आदिवासी अनार्य। क्या कहा है? आदिवासी अनार्य। किसे कहा है? भीलों को आदिवासी अनार्य। तो दो बातें समझ में आ गई। भील को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? वन पुत्र। जबकि हीराचंद ओझा ने क्या कहा है? आदिवासी अनार्य। ये तो भीलों के बारे में अपन ये बात की थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र, यानी कि मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है भीलों के। प्रमुख क्षेत्र यानी कि भील जो जनजाति है ये राजस्थान में कहाँ कहाँ निवास करती है? तो दक्षिणी राजस्थान में अधिकतर निवास करती है। कहाँ पे? दक्षिणी राजस्थान में हो जाएगा अपने एक तो उदयपुर। सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? उदयपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर हो जाएगा। और बात करें अपन बांसवाड़ा, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में अधिकतर कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति, ठीक है ना। तो इसके मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हो गए? उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया। आदिवासी यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान है इसमें ये अधिकतर निवास करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इसके बारे में, भील जनजाति के बारे में। कुछ शब्दावलियां हैं इनके बारे में। क्या है? शब्दावलियां। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बता देता हूँ मैं कुछ शब्दावली है। जैसे इनके जो भील जनजाति के जो घर होते हैं, क्या होते हैं? घर होते हैं। घर को क्या कहते हैं? टापरा। क्या कहते हैं? टापरा। जो घास फूस की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। कू, एक होता है कू, यानी कि जो घरों के समूह को, यानी कि छोटे मोटे जो समूह थे, यानी कि घरों के समूह को क्या कहते हैं? टापरा। ये सॉरी कू कहते हैं। घरों के समूह को क्या कहते हैं? कू। घरों के समूह है, घरों के समूह को क्या कहेंगे? ये टापरा कहते हैं, ठीक है ना। जो छोटा गांव होता है उसे क्या कहते हैं? पाल पाल सॉरी फला। छोटा गांव होता है उन्हें क्या कहते हैं? छोटे गांव को, छोटा जो गांव होता है उसे क्या कहते हैं? ये फला। क्या कहते हैं? फला। छोटे गांव के समूह को क्या कहते हैं? फला। जबकि जो बड़ा गांव होता है, बड़ा गांव को क्या कहते हैं? ये पाल। क्या कहेंगे? ये पाल। अब प्रश्न आता है जो पाल का जो मुखिया होता है, पाल के मुखिया को क्या कहेंगे? ये पालवी। यानी कि भीलों के कई जो गांव होते हैं पाल, यानी कि ये बड़ा गांव है, पाल के मुखिया को, पाल के मुखिया
पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? ये पालवी। क्या कहते हैं? पालवी। पिछली बार पटवार में प्रश्न आया था, जो बेल जनजाति होती है उसके मुखिया को क्या कहते हैं? उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे, एक तो पालवी और गमेती। तो याद रखना, पालवी किसे कहेंगे? जो बेल जो जनजाति उससे उससे उनका जो बड़ा गांव होता है, यानी कि पाल के मुखिया को क्या कहेंगे? पालवी। जबकि जो संपूर्ण बेल जनजाति का जो मुखिया होता है, यानी कि कई गांवों के मुखिया को क्या कहेंगे? गमेती। बेल जनजाति में कई गांवों के मुखिया को क्या कहेंगे? कई गांवों के मुखिया को, कई गांवों के मुखिया को जो क्या करता है? झगड़ा रस्सी का मतलब इनमें ये हिस्सा लेता है। कई गांवों के मुखिया को गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती। आ गया यहाँ तक समझ में? जो कई गांव होते हैं उनके मुखिया को तो क्या कहेंगे? गमेती। जबकि पाल के मुखिया को क्या कहेंगे? ये पालवी। और जो बड़ा गांव होता है उसे क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। और जो छोटा गांव होता है उसे क्या कहते हैं? फला कहते हैं। और कु यानी कि कई घरों के समूह को क्या कहेंगे? ये कु। और नॉर्मल जो घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरा। अब बात करते हैं इनके आराध्य देवता, यानी कि बेलों के आराध्य देवता कौन है? आराध्य देवता की अपन बात करें, ठीक है ना? आराध्य देवता, तो बेलों के आराध्य देवता को कहते हैं टोटम। क्या कहते हैं? टोटम। टोटम क्या है? इनके आराध्य देवता है। बेलों के आराध्य देवता की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? टोटम इनके आराध्य देवता है। अब आराध्य देवी की बात कर लेते हैं अपन। आराध्य देवी, आराध्य देवी कहेंगे या विवाची देवी कह सकते हैं अपन। विवाची देवी बराड़ी माता कौन सी हो जाएगी? बराड़ी माता। बराड़ी माता, ठीक है ना? बराड़ी माता क्या हो जाएगी? इनकी विवाची देवी हो जाएगी, ठीक है ना? अब जो बेल जनजाति होती है इनमें बाल विवाह नहीं किया जाता है। बाल विवाह नहीं किया जाता है। और जबकि जो ये जो दूल्हा होता है बिलों में, वो ससुराल पक्ष में जाकर बराड़ी माता का जो चित्र बनाता है, किसका चित्र बनाता है? दीवार पर किसका चित्र बनाता है? बराड़ी माता का चित्र बनाता है। इसे क्या कहेंगे? आराध्य, यानी कि बेलों की विवाची देवी हो जाएगी बराड़ी माता। और जो बेल जनजाति होती है वो वृक्षों को जो वृक्ष होते हैं ना, पेड़ों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। क्या करते हैं? ये पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको पेड़ों को साक्षी मानकर विवाह कर देते हैं। पेड़ों को साक्षी मानकर क्या कर देते हैं? विवाह करते हैं। पेड़ों को साक्षी मानकर जो विवाह करते हैं उन्हें हाथी वेड़ो विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी वेड़ो विवाह कहा जाता है। हाथी वेड़ो विवाह किसे कहते हैं? हाथी वेड़ो विवाह का एक प्रकार है, ठीक है ना? हाथी मन्ना बेलों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो केवल बैठकर किया जाता है, वो तो हाथी मन्ना नृत्य है। जबकि हाथी वेड़ो क्या है? विवाह का एक प्रकार है। विवाह का एक प्रकार है हाथी वेड़ो विवाह, जो पेड़ों को साक्षी मानकर करते हैं। अब बात करते हैं बेल जो जनजाति है, इनमें विवाह कौन कौन से, यानी कि विवाह के प्रकार की बात करें अपन तो एक तो हो जाएगा इनके सेवा विवाह। सेवा विवाह एक प्रकार है। क्या है? सेवा विवाह का एक प्रकार है सेवा विवाह। इसमें क्या होता है? जो दूल्हा होता है, जो ठीक है ना, दूल्हा होता है वो अपने ससुराल पक्ष में कुछ समय के लिए क्या करता है? सेवा करता है। फिर बाद में यदि उस लड़की के पिता को यदि वो पसंद आ जाता है तब उसका विवाह कर दिया जाता है। एक होता है हरण विवाह। क्या होता है? हरण विवाह। हरण विवाह में लड़का क्या करता है? लड़की का अपहरण करके भगा के ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? हरण विवाह हो जाएगा वो, ठीक है ना? एक होता है इसमें परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा ये भी एक विवाह का प्रकार है। क्या है? परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा भी विवाह का क्या है? एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जो दूल्हा होता है उसको क्या बतानी होती है? वीरता दिखानी होती है। यदि वो वीरता दिखाकर फिर बाद में उसको दुल्हन को ले जा सकता है, ठीक है ना? एक होता है इनमें ये तो हो गया है ना, परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह और हाथी वेड़ विवाह, जिसमें पेड़ों को साक्षी मानकर क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है, ठीक है ना? तो ये कुछ इनके विवाह के प्रकार थे। इनकी विवाह की देवी बराड़ी माता को विवाह की देवी कहते हैं। आराध्य देवी, आराध्य देवता, तो इनके टोटम आराध्य देवता हो जाएंगे। कुछ शब्दावली और आती है इनके, और बात करते हैं कुछ शब्दावली के बारे में। जैसे ढेपाड़ा। ढेपाड़ा ढेपाड़ा क्या होता है? ढेपाड़ा जो बेल जनजाति द्वारा जो तंग धोती होती है उसे क्या कहते हैं? ढेपाड़ा कहते हैं। तंग धोती क्या होती है? क्या होती है? तंग धोती को क्या कहेंगे? ढेपाड़ा, ठीक है ना? तंग धोती को क्या कहेंगे? ढेपाड़ा। एक होता है खोइतू। क्या होता है? खोइतू। बेलों में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पोतीदार बेल और एक होते हैं लंगोटदार बेल। जो केवल लंगोट पहनते हैं वो लंगोटीदार बेल हो गए, और जो पोते यार वो सापे बनियान बजीरा सब पहनते हैं वो पोतीदार बेल हो गए। तो खोइतू क्या होता है?
खोई तो लंगोट, जो कमर पर जो लंगोट बांधी जाती है उसे खोई तो कहते हैं। कमर पर बांधी जाने वाली लंगोट, ठीक है ना, लंगोट। कमर पर बांधी जाने वाली लंगोट को क्या कहते हैं, खोई तो कहते हैं। एक होता है पीरिया, क्या आता है, पीरिया। जो भील जनजाति में जो दुल्हन होती है उनके जो पीले रंग का जो घाघरा होता है, पीले रंग का क्या होता है, घाघरा, उसे क्या कहेंगे, पीरिया कहते हैं, ठीक है ना। पीले रंग का घाघरा, पीले रंग के घाघरे को क्या कहेंगे, पीले रंग का घाघरा, ये क्या होता है, पीरिया। एक होती है सिंदूरी, सिंदूरी। जो भील जनजाति की जो दुल्हन होती है उसे दुल्हन जो लाल रंग की जो साड़ी ओढ़ती है उसे क्या कहेंगे, लाल रंग की क्या है, ये साड़ी है, लाल रंग की साड़ी को क्या कहेंगे, सिंदूरी। लाल रंग की साड़ी है जो भील जनजाति में दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाती है। जो लाल रंग की ये जो साड़ी है सिंदूरी कहते हैं इसे। भील जनजाति की जो वो वर वधु होती है वो ओढ़ती है इसे, ठीक है ना। पीरिया पीले रंग की, पीले रंग का घाघरा होता है। खोईतू लंगोट यानी कमर पर बांधी जाने वाली तंग लंगोट होती है। और ढेपाड़ा तंग धोती होती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक होता है हेलमो, क्या होता है, हेलमो, हेलमो। ये क्या, कृषि का एक प्रकार है, क्या है, भील जनजाति में कृषि का एक प्रकार है, कृषि का एक प्रकार है हेलमो, कृषि का एक क्या है, प्रकार है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भीलों में जो कृषि की जाती है। भील जनजाति जो कृषि करती है वो स्थानांतरित कृषि करती है। कौन सी कृषि करती है, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि को क्या कहेंगे, जूमिंग कृषि, क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं इसे, जूमिंग कृषि। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि और जूमिंग कृषि। तो अपने राजस्थान में इस कृषि को क्या कहते हैं, वालरा, क्या कहते हैं, राजस्थान में इसे वालरा कहते हैं। अब जो भीलों द्वारा कृषि की जाती है, अब वालरा के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं चिमाता, क्या होता है, चिमाता, ठीक है ना। एक होता है दजिया, चिमाता और दजिया। जो भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे तो कहते हैं चिमाता, क्या कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, चिमाता। जबकि मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, दजिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। भील जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि बात करें तो अपन जूमिंग कृषि भी कहते हैं। अब राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, जूमिंग, राजस्थान में इसे वालरा कहते हैं, क्या कहते हैं, वालरा। अब वालरा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है चिमाता, एक होती है दजिया। चिमाता का मतलब होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को तो क्या कहेंगे, चिमाता। जबकि मैदानी क्षेत्र और समतल क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, ये दजिया कहते हैं। ये भीलों में क्या हो गए, कृषि के प्रकार हो गए, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं इनके मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। भील जनजाति में जो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, तो मेले की बात करें, मेले, ठीक है ना। एक लगता है इनके बेणेश्वर मेला, कहाँ लगता है, बेणेश्वर, कौन सा मेला, बेणेश्वर मेला हो जाएगा। बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, जहाँ सोम, माही, जाकम 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियाँ, सोम, माही और जाकम नदियों का संगम होता है, वहां पर ये मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर जो धाम है इसकी स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, संत मावजी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। और यहाँ नवाटापुरा में यानी कि भीलों का क्या लगता है, भीलों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कब मेला लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, यहाँ पे मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, बेणेश्वर धाम में, ठीक है ना। बेणेश्वर 3 नदियों का जहाँ संगम होता है, सोम, माही, जाकम नदियों का संगम होता है नवाटापुरा गांव में। और यहाँ बेणेश्वर धाम यानी कि बेणेश्वर मंदिर बना हुआ है, जिसे आदिवासियों का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। तो एक मेला तो ये हो जाएगा। एक मेला लगता है, एक मेले में ये भाग लेते हैं गोटिया अम्बा मेला। कौन सा मेला हो जाएगा, गोटिया अम्बा मेला। ये लगता है बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। गोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है, बांसवाड़ा में। अब यहाँ पे किस किस के मंदिर बना हुआ है, कुंती और 5 पांडवों का मंदिर बना हुआ है। 5 पांडु, 5 तो पांडव, ठीक है ना। 5 पांडव है और कुंती का मंदिर बना हुआ है। 5 पांडव, 5 पांडव है, कुंती का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है अपने गोटिया अम्बा मेला, ठीक है ना। तो बेलों के 2 मेले याद रखना। एक तो बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है ना। और गोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। 5 पांडव हुआ है, एक कुंती का मंदिर बना हुआ है। तो ये बेलों के बारे में, ठीक है ना, कुछ बातें हुई। और तो बिलों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं।
तो भील जनजाति में आपने क्या क्या पढ़ा है? भील राजस्थान में सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में निवास करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा के क्षेत्र में निवास करते हैं। भीलों को यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? इन्हें वन पुत्र कहा है। जबकि हीराचंद ओझा ने क्या कहा? आदिवासी अनार्य कहा है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बेल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। भीलों के द्वारा अधिकतर क्या किया जाता है? मतलब शिकार का काम किया जाता है। और याद रखना, जो भील जनजाति होते हैं इन्हें पाडा करने पर ये क्या होते हैं? नाराज होते हैं। क्या कहते हैं? पर पाडा, अच्छा सॉरी, पाडा करने पर तो ये खुश होते हैं, और जो कांडी करने पर क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। कुछ इनके बारे में शब्द थे। अब बात करते हैं अपन भीलों के बाद में सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। अब सहरिया जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? राजस्थान में। सहरिया जनजाति मुख्य क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले देखते हैं सहरिया। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है। किससे हुई है? शहर से हुई है। शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। तो याद रहेगा इतना, सहरिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सहरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है अपने शहर से, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। अब मुख्य क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में सहरिया कहाँ कहाँ निवास करते हैं? मुख्य क्षेत्र है 12। राजस्थान में 98% सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है। 12 में भी 2 तहसीलों में, यानी कि एक तो किशनगंज तहसील है यहाँ पे, किशनगंज व शाहबाद तहसील में निवास करती है। ठीक है ना? शाहबाद 98% जनजाति यह निवास करती है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है ना? मुख्य क्षेत्र राजस्थान में 12 जिला है। 12 जिले की भी 2 तहसीलों में अधिकतर निवास करती है। कहाँ पे? किशनगढ़ और किशनगंज तहसील, किशनगंज व शाहबाद तहसील। 98% ये यहाँ निवास करती है। ये जो सहरिया जनजाति है, यह राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। ठीक है ना? भारत सरकार एक प्रतिवर्ष एक लिस्ट जारी करती है आदिम जनजातियों की, जो बिल्कुल मुख्य समाज धारा से और बिल्कुल जनजातियों से भी बिल्कुल हटकर है। तो वो कौन सी हो जाएगी? आदिम जनजाति। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। ठीक है ना? राजस्थान सरकार इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। 100 दिन का क्या देती है? इनको अतिरिक्त रोजगार देती है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा नरेगा में 125 दिन का 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया है। ठीक है ना? तो 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है इनको राजस्थान सरकार। कौन सी जनजाति को? सहरिया जनजाति को। ठीक है ना? तो सहरिया जनजाति में इतनी तो आप बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, जो सहरिया जनजाति होती है इनमें 3 प्रकार की पंचायतें होती है। कितने प्रकार की? 3 पंचायतें होती है। 3 प्रकार की पंचायतें होती है। पंचायतें कितने प्रकार की? 3। एक तो होती है पंचताई का मतलब होता है 5 गांवों की पंचायत को क्या कहते हैं? ये पंचताई। जो 5 गांवों की जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं? ये पंचताई। और बात करें अपन एक दसिया, जो 1 और 10 मतलब 11 गांवों की पंचायत को क्या कहते हैं? एक दसिया। 5 गांवों की पंचायत को तो क्या कहेंगे? ये पंचताई। और 11 गांवों की पंचायत को क्या कहते हैं? ये एक दसिया। और एक सबसे बड़ी पंचायत होती है इनकी 84। क्या होती है? 84। ठीक है ना? अब 84 पंचायत का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। 84 पंचायत, ये जो 84 पंचायत है इसका आयोजन ये भील जनजाति कहाँ करती है? सीताबाड़ी में। कहाँ करती है? सीताबाड़ी में। ठीक है ना? सीताबाड़ी में वाल्मीकि मंदिर बना हुआ। कहाँ बना? वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर। सीताबाड़ी मेला यानी कि जो 84 पंचायत होती है इनमें शहरों में वाल्मीकि मंदिर में आयोजित की जाती है। कहाँ पे? वाल्मीकि मंदिर में। और वाल्मीकि को ये अपना आदि पुरुष मानते हैं। जो सहरिया जनजाति होती है इनका आदि पुरुष किसे कहते हैं? ये आदि पुरुष वाल्मीकि को मानते हैं। किसे मानते हैं? वाल्मीकि को। ठीक है ना? वाल्मीकि का मंदिर कहाँ है? सीताबाड़ी में। कहाँ बना हुआ है? सीताबाड़ी में। आदि पुरुष वाल्मीकि को मानते हैं। वाल्मीकि इनके आदि पुरुष हो जाएंगे। और इनका मेला कहाँ लगता है? मेले के बाद में बात करिए। 84 इनकी सबसे बड़ी पंचायत है। इनके अंतिम फैसला होता है सीताबाड़ी वाल्मीकि मंदिर में आयोजित होती है। ठीक है ना? और बात करें अपन इसके बारे में, इनके मेलों के बारे में देख लेते हैं। सहरिया जनजाति के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? मेले। ठीक है ना? मेले लगते हैं, एक तो सीताबाड़ी का मेला हो जाएगा। सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा
12, केलवाड़ा 12 में लगता है। ये कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या में लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कौन सा मेला लगता है इनका? सीताबाड़ी मेला, ठीक है ना, सीता अमावस्या। याद रखना, जो ये सीताबाड़ी मेला लगता है ये कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगता है। जो हाड़ौती का कुंभ कहलाता है, हाड़ौती का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी का मेले को कहते हैं। सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक कौन सी जनजाति इसमें भाग लेती है? जो सहरिया जनजाति है वो इस मेले में सर्वाधिक भाग लेती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति इस मेले में सर्वाधिक भाग लेती है। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ठीक है ना। केलवाड़ा 12 में लगता है। ये इनका प्रमुख मेला है, ये अधिकतर यहाँ निवास कर ये लेते हैं। तो बात करें इनकी आराध्य देवी, आराध्य देवी, सहरिया जनजाति की आराध्य देवी कौन है? तो कोड़िया माता इनकी आराध्य देवी है। कौन सी माता जी? कोड़िया माता इनकी आराध्य देवी कही जाती है। तो बात कर लेते हैं अपन आराध्य देवता की भी बात कर लेते हैं। आराध्य देवता, आराध्य देवता है इनके तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी इनके आराध्य देवता माने जाते हैं। तेजाजी है ना, तेजाजी इनके आराध्य देवता माने जाते हैं। और भैरव जी की भी पूजा कर लेते हैं कभी कभी। किसकी पूजा कर लेते हैं? भैरव जी की। तो आराध्य देवता तो हो जाएंगे इनके तेजाजी, और आराध्य देवी हो जाएगी इनकी आराध्य देवी कौन सी माता जी हो जाएगी? कोड़िया माता इनकी आराध्य देवी, ठीक है ना। और इनका ये मेला ये बता दिया मैंने। और कुछ शब्द यानी कि जो सहरिया जनजाति होती है इनके मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया को, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? ये मुखिया को कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल। मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं, ठीक है ना। और जिनकी बस्ती होती है, बस्ती, शहरियों की बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना। क्या कहते हैं? सहराना। सहराना, इनकी बस्ती को सहराना कहते हैं। और कभी भीख नहीं मांगती है ये जनजाति। क्या नहीं करती है? भीख नहीं मांगती है। और सहरिया, सहरिया इनकी भीख नहीं मांगती है। यदि शहरियों को आप दिन किसी एक कोई भी इनको खाना खिला देता है तो वो जीवन भर याद रखते हैं। और एक इनमें संस्कार किया जाता है, दारी संस्कार। कौन सा संस्कार? दारी संस्कार। दारी संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो अस्थियां वगैरह जो होती हैं उनको घर पर लाकर ये वहाँ पे रख देते हैं। घर पर रखने के बाद उसमें कुछ समय बाद में चिन्ह अंकित हो जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो आगे मतलब किस जन्म में जन्म लेगा तो वो देख लिया जाता है। अधिकतर ये कौन से दारी संस्कार कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है? सहरिया जनजाति में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो और सहरिया जनजाति में क्या महिलाएं क्या नहीं करती हैं? महिला ये श्राद्ध नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? श्राद्ध नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति कभी श्राद्ध नहीं करते हैं, दहेज नहीं लेते हैं, दहेज नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दहेज भी नहीं लेते हैं, श्राद्ध भी नहीं करते हैं, और सामूहिक नृत्य नहीं करते, यानी कि युगल नृत्य नहीं करते। महिला और पुरुष साथ में नृत्य नहीं करते, युगल नृत्य नहीं करते। तो इसमें 3 बातें याद रखने, श्राद्ध नहीं करते हैं सहरिया, और दहेज नहीं लेते हैं, युगल नृत्य नहीं किया जाता है। और जो सहरिया की जो महिलाएं होती है वो हाथ शरीर में क्या बनवाती है? टेटू बनवाती है, यानी कि गोदना गुदवाती है, गोदना गुदवाती है, टेटू, ठीक है ना। टेटू, गोदना गुदवाती है। तो सहरिया जनजाति के बारे में इतनी बातें काफ़ी है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। ये मुख्य क्षेत्र राजस्थान में का निवास करती है 12 जिले में। 12 में भी 2 तहसीलें किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में निवास करती है, जो 98% ये निवास करती है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। क्या है? आदिम जनजाति है। और राजस्थान सरकार इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाती है। कौन सी जनजाति को? सहरिया जनजाति को। और सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। और इनके बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना। क्या कहते हैं? सहराना। और बात करें इनके बारे में, इनके मेले लगते हैं। इनकी सीताबाड़ी मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? केलवाड़ा 12 में ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, जिसे हाड़ौती का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। आराध्य देवी की बात करें तो कोड़िया माता इनकी आराध्य देवी हो जाएगी, और आराध्य देवता तेजाजी इनकी आराध्य देवता हो जाएंगी, ठीक है ना। और बात करें इनके बारे में तो इनके दारी संस्कार, इनमें दारी संस्कार किया जाता है, और श्राद्ध नहीं करते हैं, युगल नृत्य नहीं किया जाता है, और ये दहेज दहेज नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत हैं इसके बारे में, और ये कभी भीख नहीं मांगते, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। सुविधाओं के अभाव में ये वीडियो बनाया गया है ताकि वो बोर्ड में क्या आज लाइट नहीं आने की वजह से यहाँ पे बनाना पड़ा है, ठीक है ना।